हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बायोस्टैटिस्टिक्स है। बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे बायोलॉजी के सिलेबस में एक ऐसे पोर्शन की तरह होता है जो हमें बड़ा परेशान करता है। और एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ये पोर्शन एज इट इज़ लीव आउट कर दिया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, ऐसा होता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इस टॉपिक को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें ये टॉपिक या ये पोर्शन बहुत टफ लगता है, वो लीव आउट कर देते हैं, उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाए या इस टॉपिक को पढ़ने के लिए उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा की जाए। तो इस टॉपिक को शुरू करने का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि देखिए, चाहे वो कंपटीशन हो या आपका एकेडमिक हो, इसमें एक एक मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एकेडमिक्स में तो सारी चीज़ें हैं, बट कंपटीशन में एक मार्क या आधा मार्क या 0.01 मार्क से भी लोग रह जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों होने दें कि हम ये क्वेश्चंस छोड़ें। और चाहे वो टीचर का एग्ज़ामिनेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, CSIR नेट का हो, ये क्वेश्चन बायोस्टैटिस्टिक्स के 1 और 2 आते ही रहते हैं। तो ये लेक्चर सीरीज़ में लेके आया हूँ आपके सामने, और ये शुरू कर रहे हैं। हम बेसिक से हायर की तरफ चलेंगे, बेसिक से कॉम्प्लेक्स सिलेबस की तरफ चलेंगे। जो भी बायोस्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं या एकेडमिक्स में हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब जो टॉपिक में ये पहला लेक्चर सीरीज़ है, इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसके क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स। इसका इंट्रोडक्शन, एंड बेसिक टर्म्स। ये ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं और इनके बारे में बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या चीज़ें हैं। देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स जो टर्म है, आप सबको ये तो समझ में आता होगा कि बायोस्टैटिस्टिक्स 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। बायो का मतलब बायोलॉजी, अब बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, जितने भी साइंसेज हैं वो आ गई, और स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, मैथमेटिक्स है, या आप इसे अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को जब हम बायोलॉजी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, या इसके मेथड्स को या इसके जो भी टूल्स हैं उनको हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, तब ये मिलके ये टर्म बनता है बायोस्टैटिस्टिक्स। मतलब क्या कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बायोलॉजी में मिला के हम स्टडी करें। ठीक है, तो इसका सीधा सा ये मतलब हो जाता है। ये सबको समझ में आता होगा, बहुत ही सिंपल सा ये बात है जो आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो मैं बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो बायोस्टैटिस्टिक्स को बायोमेट्री भी कहा जाता है। देखिए, जो बायोस्टैटिस्टिक्स है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री। कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में बायोस्टैटिस्टिक्स था करके बायोमेट्री भी लिखा हुआ होता है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्री। अब ये जो बायोमेट्री टर्म है, बायोमेट्री टर्म या टर्म बायोमेट्री, इट वॉज गिवन बाय WFR
वेल्डन, बायोमेट्री जो टर्म है ये WFR वेल्डन के द्वारा 1860 में दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि हु इज द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, तो फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बायोस्टैट लिख रहा हूं, ये है फ्रांसिस गैल्टन। फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इज फ्रांसिस गैल्टन, 1822 से 1911 तक। तो ये आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ पॉइंट वाइज कि फ्रांसिस गैल्टन इज नोन एज फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बायोस्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसको साइंस के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में अप्लाई किया जाता है। साइंस में, रिसर्च में, या किसी मेडिसिन में, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में, इसके जितने भी टूल्स हैं उनको बहुत यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वेदर इट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है, बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको बायोस्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। आपको जान के अच्छा लगेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा बायोस्टैट मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है, अब गैल्टन साहब जो हैं, फ्रांसिस गैल्टन साहब, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के मैक्सिमम मेथड्स को जेनेटिक्स की प्रॉब्लम में अप्लाई किया। जी हाँ, जेनेटिक्स वही जो हम क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना, जितने भी मेंडेलियन जेनेटिक्स ऐसे प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी बायोस्टैट का एक एस्पेक्ट है जिसमें हम प्रोबेबल चीज़ों को, या ये कह सकते हैं आकलन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जितने भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स है उसमें मेंडल ने प्रोबेबिलिटी ही काउंट किया था। ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी, वो एक अंदेशा लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो बाद में हम बात करेंगे जब अपने जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स में मैक्सिमम इन्होंने अप्लाई किया। एक और नाम आता है बायोस्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर R.A. फिशर का। इन्होंने स्मॉल सैंपल थियरीज के ऊपर काम किया। स्मॉल सैंपल थियरीज के ऊपर काम किया और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन स्मॉल सैंपल थियरी के ऊपर है। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स हम ये भी कह सकते हैं, इट प्रोवाइड्स, बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स, मेरे साथ लिख सकते हैं आप, प्रोवाइड्स basis to theory and practical of रिसर्च। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी चीज़ें रिसर्च में हम करते हैं उनका सिग्निफिकेंस, रिसर्च का मतलब है क्या, रिसर्च में हम कुछ चीज़ें फाइंड आउट करते हैं और ये पता करना बहुत आवश्यक होता है कि रिसर्च जो हमने किया वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बेसिकली मेडिसिन के क्षेत्र में या कैंसर से जो भी रिसर्च होते हैं उनमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है वेदर दैट ड्रग इज़ सिग्निफिकेंट, इज़ इफेक्टिव और नॉट। और इसका जो हम फाइंड आउट करते हैं रिसर्च में, या इसका जो हम सही से अंदेशा लगाते हैं, वो बायोस्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का या टूल्स का यूज़ करके ही लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बायोस्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन निकल के आती है। इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से बायोस्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है जिसमें दो तरह से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। मेरे साथ आप नोट कर लें, बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, may be regarded as the mathematics applied
to the observational biological data, to the observational biological data. और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए दूसरे शब्दों में, और it is the application of applied mathematics to the biological data. It is the application of applied mathematics to the biological data. अब देखिए, बायोस्टैट के जब हम स्टडी करते हैं तो इसके दो मेन ब्रांचेस बन जाते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स की स्टडी में दो मेन ब्रांचेस बन जाते हैं। एक होता है बायोस्टैटिस्टिक्स, दो प्रकार से, एक होता है डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स, और दूसरे को कहते हैं इन्फेरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कुछ हद तक कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट से किया गया ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या रिसर्च, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोनों भी चीज़ें सही हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और इस ऑब्जर्वेशन से अगर आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो उसे इन्फेरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन, या आप लिख सकते हैं इसको टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, कोई भी कंक्लूजन जब निकाला जाए तो उसे हम इन्फेरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। अब इसमें आ जाता है, जितने भी डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, जितने भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं या डेटा को समराइज करने के जितने भी तरीके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, टेबुलर प्रेजेंटेशंस, टेबल के द्वारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, और इन्फेरेंशियल में इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, क्योंकि हमने कुछ कंक्लूड करना होता है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरह से बायोस्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फेरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स। बेसिकली दो प्रकार हो जाते हैं। अब देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस बहुत है। जैसा मैंने पहले भी बताया, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंस इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड सोशियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। रिसर्च को डिज़ाइन करने में, डेटा को ऑब्जर्व करने में, बहुत बड़े डेटा को समराइज़ करने में। ठीक है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ये मैं ऊपरी लेवल पे बता देता हूँ। ड्रॉबैक में यह है कि इसकी जो रिज़ल्ट या इसके द्वारा प्राप्त जो रिज़ल्ट्स होते हैं, दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन एन एवरेज, और एवरेज की वैल्यू को बहुत ज़्यादा प्रामाणिक हम नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि द पर्सन हु इज़ डीलिंग विथ बायोस्टैटिस्टिक्स, उनके पास उसकी बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये इसका ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बायोस्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट जो हैं वो सैम्पल्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब जैसे सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पल क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा। तो अगर कलेक्शन ऑफ सैम्पल ही हमारा गलत होगा तो रिज़ल्ट हमारा रिलायबल नहीं होगा, और बायोस्टैट लगा के हमने अगर कुछ रिज़ल्ट कंक्लूड किया तो वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। इसलिए
सैंपल का कलेक्शन बहुत ही आवश्यक होता है और सैंपल का सही तरीके से कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोस्टैटिस्टिक्स, जिससे हम कुछ अच्छा रिजल्ट कंक्लूड कर सकें। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स कुछ यूज़ होते हैं, हम इनकी बात करेंगे। तो अगली हेडिंग आप लिख लें, टर्म्स यूज्ड इन बायोस्टैटिस्टिक्स। टर्म्स यूज्ड इन बायोस्टैटिस्टिक्स। वन बाय वन हम टर्म्स को समझेंगे। टर्म्स यूज्ड इन बायोस्टैटिस्टिक्स। जो सबसे पहला टर्म हम समझने वाले हैं उसे कहते हैं डेटा। द फर्स्ट टर्म इज डेटा। डेटा एक प्लूरल शब्द है, जैसे हम बैक्टीरिया कहते हैं ना, तो बैक्टीरिया इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड, या इसका सिंगुलर कहेंगे तो बैक्टीरियम कहेंगे। फंजाई है तो फंजाई भी एक प्लूरल शब्द है, इसका सिंगुलर फंगस होता है। तो डेटा इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर होता है डेटम, ये ध्यान रखेंगे। तो हमेशा हम प्लूरल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा का जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत लार्ज अमाउंट में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा हम डेटा ही यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल डेटा भी आप लोग यूज़ करते हैं, है ना। चलिए, डेटा को अगर एक शब्द में हम समझने की कोशिश करेंगे या एक छोटी सी लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इज डेटा। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट से आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। उन ऑब्जर्वेशंस के कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं। अब देखिए, डेटा भी यहाँ पे दो प्रकार का हो जाता है। जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, और दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो या किसी की क्वांटिटी को वो डिनोट करे, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा। एंड दैट डेटा which describes the quality of something or some experiment is called as qualitative data. एग्जाम्पल कैसे, तो इसमें नोट कर सकते हैं आप, क्वांटिटेटिव डेटा में हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स को यूज़ किया जाएगा, यानी कि नंबर्स को यूज़ किया जाएगा, न्यूमेरिकल टर्म्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और ये डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस हो सकता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये भी दोनों टर्म्स हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इसको एज इट इज़ अभी फिलहाल नोट कर लीजिए, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा के पास मैग्नीट्यूड होता है, हैज़ मैग्नीट्यूड। क्वांटिटेटिव डेटा हैज़ मैग्नीट्यूड, और it can be arranged by character and frequency, by character and frequency, and quantitative data can be analyzed by statistical methods such as mean, median, mode, standard deviation,
स्टैंडर्ड एरर, एट्सेट्रा। अब इसमें तो कई सारे आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मीन डेविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ अ क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा में देयर इज़ नो न्यूमेरिकल रिलेशन, इसका जस्ट अपोजिट, नो न्यूमेरिकल relation, no magnitude, it is always discrete, और ये जैसा मैं शुरू में बताया ये किसी की क्वालिटी पे बेस्ड होता है, जैसे फ्लावर कलर, आई कलर, शेप, एट्सेट्रा। तो ये डेटा के प्रकार होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इन शब्दों का यूज़ बार बार हम बायोस्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, तो इन शब्दों को जानना, इन टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप नोट करते चलेंगे या आप जैसे भी आपकी सूटेबिलिटी हो। अगला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। अगला जो टर्म है उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, दूसरा टर्म है वेरिएबल। अब एक वेरिएबल क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी that can be expressed in numerical terms, expressed in numerical terms या numerically, any property that can be expressed numerically is called as a variable। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और वेरिएबल को हमेशा x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से। वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल X, डिनोटेड बाय कैपिटल X। ठीक है, जैसे भी आगे टर्म्स आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो वेरिएबल कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे 290 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आई हैव 290 सब्सक्राइबर्स, और आप लोगों से उम्मीद है कि ये बढ़ भी जाएंगे। तो दैट 290 इज़ अ वेरिएबल, इट कैन बी चेंज्ड, एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं या वेरी कर सकती हैं, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। तो इट कैन बी चेंज, इसे बढ़ना ही है, आप लोग भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एनी प्रॉपर्टी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल भी दो प्रकार का हो जाता है। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वेरिएबल दो प्रकार का हो जाता है। वेरिएबल भी टू टाइप का हो जाता है। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसकी बात हमने डेटा में की थी, और डिस्क्रीट वेरिएबल
और दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल की पहले बात करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जब भी किसी सीरीज में यानी कि डेटा की सीरीज में कोई भी ब्रेक आए या गैप आए तब उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जब किसी सीरीज में गैप या इंटरवल आए, इंटरवल तो नहीं कह सकते आप इसको, बेसिकली जब वैल्यूज के बीच में गैप या ब्रेक आए तब उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हैं, हमने 5 तालाबों का अध्ययन किया, वी स्टडीड 5 पॉन्ड्स। तो उसमें क्या हुआ, इन ऑल 5 पॉन्ड्स नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो हमने ऑब्जर्व किया इट वाज 98, 105, 387, 305, 208। तो इस तरह से जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो सीरीज़ बनाई, उसमें इस सीरीज़ में आप देखें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। एक वैल्यू है, दूसरी से ज़्यादा है, तीसरी से ज़्यादा है और चौथी इससे कम है, पांचवी इससे कम है। तो ऐसा डेटा या ऐसा सीरीज़ वेरिएबल्स का जिसमें कोई कंटिन्यूटी ना बने और उसमें गैप और ब्रेक आए बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। वहीं पे जस्ट इसका उल्टा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। जब किसी डेटा की सीरीज़ में कोई गैप या कोई भी ब्रेक ना हो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। और ये वैल्यूज़ हमेशा कंटिन्यूअस में होती हैं, कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात इसको समझने का, पहले आप लिख सकते हैं इसमें कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है, कंटिन्यूअस सीरीज़, गैप नहीं होता कोई भी, नो गैप। ठीक है, और सबसे इसका मेजर जो आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी कह सकते हैं किसी भी कंटिन्यूअस वेरिएबल का, दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्लास इंटरवल। हमेशा जब भी कंटिन्यूअस सीरीज़ के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे या इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये क्लास इंटरवल नाम का शब्द होगा। इसको CI से डिनोट कर देते हैं, CI। ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ को अलग अलग ग्रुप्स में लिखा जाता है, जैसे 1 to 10, ठीक है, 11 to 20, 21 to 30। मतलब ऐसे सीरीज में आप देखेंगे कि वेरिएबल्स के बीच में कंटिन्यूटी होगी, सीधा एक कंटिन्यूअस ये चलेगा, कुछ भी हो सकता है आगे। बट इसमें 1 to 10 का मतलब है कि 1 2 3 से लेकर 10 तक की वैल्यूज इसमें है, फिर 11 से 20 तक की वैल्यूज, ऐसे ये कंटिन्यूटी होगी, कोई भी गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक है तो फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, ऐसा कोई गैप या ब्रेक नहीं होगा। तो इसमें कंटिन्यूटी चलेगी। और सबसे आसान इसको पहचानने का जो तरीका है दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ना, इन्हें हम क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने क्लास इंटरवल देख लिया तो अगला टर्म भी हमारा होगा क्लास इंटरवल। वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टर्म हमारा वो हो जाता है क्लास इंटरवल। तीसरा टर्म है दैट इज क्लास इंटरवल। जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, क्लास इंटरवल को CI से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कंटिन्यूअसली चलेंगी, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज़ हम उसको कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज़ का फॉर्मेशन होगा। और इसमें जो रॉ डेटा है वो कंडेंस्ड होगा। इसको आप लिख सकते हैं ईच ग्रुप, नोट कर लीजिए, ईच ग्रुप इनटू विच प्राइमरी डेटा, मतलब सबसे पहले जो हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। ईच ग्रुप इनटू विच द प्राइमरी डेटा इज
condensed called as class interval, called as क्लास इंटरवल। तो प्राइमरी डेटा हमने, जैसा मैंने पहले आपको बताया, एक सीरीज चलेगी, तो मान लीजिए 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ऐसे एंड सो ऑन, जो भी जितनी भी वैल्यूज़ हैं सीरीज़ में। बट ये सीरीज़ एक कंटिन्यूसली चल रही है, तो इसे हम कहेंगे क्लास इंटरवल। ये हर एक ग्रुप जो है जिसमें रॉ डेटा कंडेंस्ड है, ये कहलाएगा हर एक अलग अलग क्लास इंटरवल है। ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी, और ये सारे अलग अलग क्लास इंटरवल हैं। ठीक है, हर क्लास इंटरवल दो वैल्यूज से बाउंड है। जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लें 1 to 10। इस क्लास इंटरवल में आप देख सकते हैं दो वैल्यूज हैं, एक छोटी वैल्यू है, दूसरी बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, और बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो कोई भी क्लास इंटरवल जो है इसमें रॉ डेटा कंडेंस्ड होता है और ये दो लिमिट्स में बाउंड होता है। जो सबसे छोटी वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उस क्लास इंटरवल की, उसे हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो प्रत्येक जो क्लास इंटरवल है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स में बाउंड होता है। यहीं से दो टर्म्स और निकल के आते हैं, हम उन्हें भी समझ लेते हैं। एक टर्म होता है क्लास साइज, क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या होता है? तो क्लास साइज इन दोनों लिमिट्स के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। दैट इज, क्लास साइज का मतलब होता है कि दोनों अपर और लोअर लिमिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो अगर इसके लिए मान लीजिए 1 to 10 का एक क्लास इंटरवल है, इसके लिए हमने क्लास साइज को कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? अपर लिमिट यानी कि 10 - 1 = 9। ये 9 जो है इस क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज होगा। बात समझ में आ गई? तो क्लास साइज किसे कहते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, यहीं से एक और टर्म निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लास विड्थ, क्लास विड्थ, और इसको स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। क्लास विड्थ को स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए पुनः यही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 to 10 करके एक क्लास इंटरवल है। अब टोटल नंबर्स या टोटल फिगर्स इसमें कितने हैं? मतलब 1 2 3 4 5, ये प्रत्येक एक फिगर है। तो 1 to 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यूज़ हैं इसमें, इस क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो ये सारे हैं कितने? वास्तव में 10 ही हैं। तो क्लास विड्थ मतलब कोई भी क्लास इंटरवल कितना ज़्यादा वास्ट है। तो इस क्लास इंटरवल के लिए जो क्लास विड्थ होगा वो होगा 10। ठीक है, टोटल 10 वैल्यूज़ है ना, 1 से 10 तक। ऐसे कोई भी क्लास इंटरवल हो सकता है, 11 से 20 हो सकता है, या हो सकता है 11 से 30 तक हो। डिपेंड करता है कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया गया है, समराइज कैसे किया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने 10-10 का आपको बताया तो 10-10 के ही होंगे, 20 के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं, एक क्लास इंटरवल में 30 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह से डेटा को ऑब्जर्व किया गया है, किस तरह का डेटा हमें मिला है, या सैम्पलिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल और इसके साथ साथ जुड़े हुए दो शब्द, दो अन्य टर्म्स, क्लास साइज और क्लास विड्थ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। हम बेसिक टर्म्स की बात कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में, और अगला जो टर्म है फोर्थ होगा आई थिंक, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से पहले एक चीज़ और समझ लें कि इकोलॉजी में भी पॉपुलेशन टर्म का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ अ सेम स्पीशीज़। जैसे
हम पूरे होमोसेपियंस हैं तो हमारा पूरा एक नंबर, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो ये तो इकोलॉजी की परिभाषा हो गई। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हैं अ ग्रुप अबाउट विच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स about which the scientific inferences are to be made, मतलब इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप जिसके बारे में हमें कोई साइंटिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ऑल बैक्टीरिया इन अ स्पेसिफिक बॉटल ऑफ मिल्क, मिल्क की एक बॉटल में स्पेसिफिक बैक्टीरिया कौन कौन सी हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बनाएंगी। या ऑल प्रोजेनीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज रैट स्पीशीज, समझिए रैट स्पीशीज, ऑल प्रोजेनीज ऑफ अ पर्टिकुलर रैट स्पीशीज। एक एग्जाम्पल और आप समझ सकते हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का नाम सभी ने सुना है, उनका दृष्टि IAS है जो चलता है। तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर के दृष्टि IAS में पढ़ने वाले सारे बच्चे या वहाँ से जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे बच्चे भी एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अगला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज सैंपल, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैंपल क्या होता है, ये आई थिंक 5th टर्म होगा, सैंपल। सैंपल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि प्राइमरीली हम शुरू में किसी एक्सपेरिमेंट से किसी डेटा को कलेक्ट करें। जैसे जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें हम ब्लड, जो भी पैथोलॉजिस्ट है वो आके हमारा ब्लड कलेक्ट करता है। वो क्या करता है, इसको टर्म क्या दे सकते हैं, उसने हमारा सैंपल लिया। अब उस सैंपल से वेरियस टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं, या डॉक्टर जो हमें प्रेस्क्राइब कराता है तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली समझ सकते हैं कि सैंपल होता क्या है। टर्म की बात करें, अगर इसका डेफिनेशन आपको जानना हो तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा, it is the collection of data, preliminary it is the collection of data, शुरू में सबसे पहली बार preliminary it is the collection of data, preliminary from any experiment, from any नहीं, from an experiment, किसी भी एक्सपेरिमेंट से प्राइमरीली या प्रिलिमिनरी डेटा को कलेक्ट करना, तो क्या कहलाता है, ये सैंपल, ठीक है। ये शब्द बायोस्टैटिस्टिक्स में बार बार यूज होगा कि इन अ गिवन सैंपल दिस वाज द फंक्शन और वॉट एवर इट इज। सैंपल शब्द का यूज बायोस्टैट में बार बार होता है। सैंपल आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो टर्मिनोलॉजी है या अगला जो टर्म है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो शब्द है, एक शब्द आपने सुना होगा फ्रीक्वेंट, ठीक है, इससे बना हुआ है। देखिए किसी भी सीरीज में
जब कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो तो उसका बार बार रिपीट होना उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसमें वैल्यूज़ है 1 2 3 4 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1। अब इसमें टोटल वैल्यूज जो बार बार रिपीट हो रही हैं वो हैं कौन सी? बेसिकली वैल्यूज इसमें है 1 2 3 और 4। इनका रेपिटेशन कितनी बार है? तो 1 का रेपिटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का रेपिटेशन 8 टाइम्स है। 2 की अगर बात करें, 2 का 1 2 बार सिर्फ। 2 का रेपिटेशन 2 टाइम है। 3 की बात करें तो 3 इसका भी 2 टाइम्स है। 4 की बात करें तो 4 का भी रेपिटेशन 2 टाइम्स है। ठीक है, इस सीरीज में जो वैल्यूज हैं बेसिकली वो है 1 2 3 4, जबकि इनका रेपिटेशन इसका 8 टाइम है, 2 का 2 टाइम्स, बाकियों का भी 2 टाइम्स। तो किसी भी सीरीज में जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है वो वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू कहलाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है। तो मतलब एक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। तो इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स a value, number of times a value of variable, number of times a value of variable repeats in a series, is called as frequency, जैसे इस सीरीज में 1 8 टाइम, मतलब रेपिटेशन तो सबका है बट सबसे ज़्यादा बार रेपिटेशन किसका है? 1 का है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट हर कंपटीशन में फर्स्ट आता है, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करता है। तो वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा या वर्सेटाइल होगा और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1 का रेपिटेशन कितनी बार है? 8 टाइम्स है। तो 1 की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है। इसका यूज़ बायोस्टैट में कैसे होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है, ये आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो किसी भी, अभी ये जाने, किसी भी सीरीज़ में कोई वैल्यू जितनी ज़्यादा बार रिपीट होती है तो वो रिपीटेशन उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, बस। ठीक है, अगला टर्म है एरे। देखिए ये टर्म्स बायोस्टैट में बार बार यूज़ होंगे, इसलिए मैं इन्हें आपको बता रहा हूँ। आई थिंक ये 7th टर्म होगा, दैट इज एरे। अब एरे क्या होता है? जब हम किसी सीरीज में वैल्यूज़ को घटते या बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसे एक एरे कहते हैं। ठीक है, कई लोग इसको हंसने में एग्जांपल भी देते हैं, अरे सुरेश, जैसे किसी को बुलाते हैं अरे महेश। तो ये एग्जांपल नहीं है। मान लीजिए इसमें वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू सीरीज़ है, इसमें जो वैल्यूज़ है 2 3 1 9 2 4 3 5, तो ऐसे उल्टे सीधे लिखी हुई वैल्यूज़, इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होगा वो एक एरे कहलाएगा, और जो अरेंजमेंट आपने किया होगा उसे, उस डेटा को हम अरेड डेटा कहेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं, शायद कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अब इसको मान लीजिए असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, तो वैल्यूज़ कितनी है? एक ही बार हम लिखेंगे वैल्यूज़ को 1 2 3 4 और 5। या घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं इसको 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार का जो डेटा है, या वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इसे हम कहेंगे एरेड डेटा। एरेड डेटा। तो एरे का मतलब क्या होता है कि किसी भी सीरीज में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। ठीक है, इसे एरेड डेटा कहते हैं। ये जो डेटा अरेंज किया वो एरेड डेटा होगा, और इस सीरीज को हम एरे कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। 8th टर्म होगा आई थिंक, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। अब रेंज क्या होता है? ये
रेंज क्या कहते हैं, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, जब आप आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या मैं और आगे पढ़ूंगा धीरे धीरे, तब आप समझेंगे इसको और डिटेल में। रेंज क्या होता है, अभी आप इतना समझें, किसी सेट ऑफ डेटा में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मान लीजिए ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और वेरिएबल्स हैं इनके, वेरिएबल्स। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है मान लीजिए, इसके लिए वैल्यू है 40। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है, इसके लिए वैल्यू है 20। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है, इसके लिए वैल्यू है 10। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 है, इसके लिए वैल्यू है 25। ऑब्जर्वेशन नंबर 5 है, इसके लिए वैल्यू है 50। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, रेंज का मतलब डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज of variables in a series, तो ये सीरीज बन रही है हमारी। अब इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो सबसे छोटी है, मिनिमम वैल्यू इज 10, मैक्सिमम वैल्यू इज 50। तो मैक्सिमम वैल्यू 50 माइनस मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू 40। तो 40 इस ऑब्जर्वेशन के लिए रेंज होगा, ये इसका रेंज कहलाएगा। मतलब सीरीज़ की सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो इस सीरीज़ के लिए रेंज कहलाएगा। तो रेंज को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन भी ऐसे आप देख सकते हैं, डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन अ सीरीज। अगला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी के लिए ये समझें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती, पहले तो बात इसको हम CF से भी डिनोट करते हैं, इसको डिनोटेड एज CF और स्मॉल c, ये स्मॉल c है, कैपिटल C स्मॉल f या स्मॉल c से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये जब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड करती है टू द टोटल सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज का। जैसे इसको भी समझ लीजिए, मान लीजिए वेरिएबल की वैल्यूज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी की, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, इट करस्पॉन्ड्स टू द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। मान लीजिए ये वेरिएबल को x से और फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, ये आगे बताऊंगा आपको। वेरिएबल की वैल्यू है 3, 4, 9, 7, 2 और इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 1, 2, 7। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, CF। देखिए पहले वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। दूसरे में क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को इसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से सम अप कर देते हैं, तो 2 + 3 इक्वल्स टू 5, इसको इससे सम अप करेंगे इक्वल्स टू 6, इसको इससे करेंगे इक्वल्स टू 8, इसको इससे करेंगे इक्वल्स टू 15। और सारी फ्रीक्वेंसीज का जब सम, इसको समेशन या सम कहते हैं, ये आगे बताऊंगा आपको। इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये वैल्यू भी आएगी 15 और ये देखिए मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आई 15। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमेरिकल टर्म्स जब हम पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो इसे मैं और आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स थे जिन्हें बार बार यूज़ किया जाएगा। जब भी आप बायोस्टैट पढ़ेंगे, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगे, तो इन्हें अच्छे से याद कर लें, इन्हें अच्छे से समझ लें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बायोस्टैट के बारे में और इनकी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। आगे जब हम और भी लेक्चर्स इसके सीरीज़ में, ये एक सीरीज़ होगी पूरी, आगे के लेक्चर्स में जैसे भी जो भी टर्म्स आएंगे उन्हें मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा या उनका मतलब मैं वहीं पे बताऊँगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये एक सीरीज़ है, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। स्टैट के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से और मज़ेदार तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आपको समझ में भी आएगा। वेल, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Thanks a lot for watching the video. Please keep sharing. Please keep supporting. Please keep subscribing. Thank you so much.